जिसमें हरिवंश शेट्टी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। हरिवंश पेशे से इंजीनियर है और अपनी 3 बेटियों को बहुत पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। गांव के सभी लोग हरिवंश को बेटियों की पढ़ाई के बजाय उनकी शादियों के लिए पैसे जोड़ने की सलाह देते हैं, मगर हरिवंश शेट्टी अपनी मर्जी का मालिक है। वो किसी की नहीं सुनता सिवाय अपने। एक दिन अपने ऑफिस जाते हुए उर्मिला चाची मिलती है। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटियों को इतना पढ़ाने से, मगर मैंने सुना है तू उन्हें विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। हाँ चाची, आज अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद शादी की सोचेंगे। मगर बेटा, उनकी शादी। ओफो चाची, अभी वो तीनों बहुत छोटी हैं। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर हरिवंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके ऑफिस पहुंचते ही उसे खबर मिलती है कि गांव में भूकंप आया है और सब बर्बाद हो गया है। हरिवंश वापस घर पहुंचता है और ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कैसे सब हो पाएगा? मेरी बेटियां कैसे विदेश जाएंगी और आगे की पढ़ाई करेंगी? अजी, नुकसान तो पूरे गांव का हुआ है, मगर भगवान की कृपा है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। सभी लोग जल्दी से जल्दी गांव को खाली कर दो। सरकार देखते ही देखते पूरा गांव नदी पार करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। सभी नदी के किनारे खड़े चिट्ठी का इंतजार करते हैं। वहीं हरिवंश शेट्टी का परिवार भी अपने नंबर का इंतजार करता है। हरिवंश किसी सोच में डूबा है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। हरिवंश पलट कर देखता है, खून से लथपथ एक आदमी उससे कहता है, बहुत लंबा इंतजार करवाया है तूने, आखिरकार तू हमारी पकड़ में आ ही गया। हरिवंश उस आदमी को देखकर डर जाता है। वो आसपास देखता है, सभी लोग नॉर्मल हैं। ऐसा लगता है जैसे हरिवंश के अलावा किसी और को वो आदमी नजर ही नहीं आ रहा। कौन हो तुम और मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आत्मा कुछ कहती कि तभी हरिवंश की सबसे छोटी बेटी उससे कहती है, पापा, हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सबका नंबर आ रहा है, मगर हमारा बोर्ड में नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं ना इंजीनियर? जब अपनों के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? तभी हरिवंश की नजर नदी के बीचों बीच चल रही नाव पर पड़ती है, जहाँ से बहुत चीखों की आवाजें आ रही हैं। नाव नदी के बीच हिचकोले खाने लगती है। जो आदमी नदी में गिरता जाता है, वो आत्माएं एक एक करके उनका गला मरोड़ती, तो कोई आत्मा किसी का खून पीती है। इतना भयानक मंजर देखकर हरिवंश मन में सोचता है, शायद इन आत्माओं को आदमियों से प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सिर्फ आदमियों को मार रही है। अगर मैं मेरे परिवार के साथ गया तो ये मेरे साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए हरिवंश वहाँ से उल्टा गांव की तरफ भागना शुरू करता है और उसके परिवार वाले उसे वापस आने को कहते हैं। अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? गांव में खतरा है, लौट आइए। हाँ पापा, वापस आ जाइए ना प्लीज। वहाँ मत जाइए, मत जाइए ना पापा, वापस आ जाइए ना। मगर हरिवंश किसी की नहीं सुनता और गांव के अंदर भाग जाता है। वो जैसे ही गांव में जाता है, वो देखता है वहाँ कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हरिवंश अपने उजड़े हुए गांव को चारों तरफ से देखता है। तभी उसे एक आत्मा उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आती है।
हरिवंश अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। भागते भागते थक जाने के बाद हरिवंश एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां भी उसे सब उजड़ा हुआ दिखता है। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा भला? मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है हरिवंश ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहाँ आ जाती है और हरिवंश से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। हरिवंश ये सब देखता है और फिर इधर उधर भागने लगता है। वो भागते भागते वापस नदी के किनारे आ जाता है, मगर इस बार वो देखता है कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वो देखता है एक और चिट्ठी नदी के अंदर जा रही है, जिस पर कुछ आत्माएं हमला करती हैं। हरिवंश को ये पहले समझ में नहीं आता। तभी वो देखता है कि गांव की तरफ से दौड़ती हुई आत्माएं हरिवंश के पास आ रही हैं। अब मेरा बच पाना मुश्किल है भगवान, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी सामने से आती हुई आत्माएं उस पर जैसे हमला करती हैं। हरिवंश का पांव टकराता है और वो गिरते गिरते बचता है। वो अपनी नजर घुमाता है, नदी पर एक पुल बना हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पुल कहाँ से आ गया? हरिवंश को लगता है कि शायद इस मुश्किल समझे उस पुल पर चढ़ जाता है और वहां से दूसरी तरफ भागना शुरू करता है। भागते भागते वो ब्रिज के सेंटर में आ जाता है और यहाँ पहुंचते ही उसकी नजर नदी की दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ उसका परिवार उसे बुला रहा है। हाँ सुधा, मैं आ रहा हूँ। कदम पुल की दूसरी तरफ दौड़ता है। उन दो बच्चों की आत्माएं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है और पलट कर देखता है। वो देखता है बहुत सारी डरावनी आत्माएं उसे घूर रही हैं। नहीं, अब मेरा बच पाना मुश्किल है। मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता है। पता नहीं ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी की आत्मा हरिवंश को कहती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मुझसे मेरा परिवार छिन गया। इस आदमी का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। तुम्हें याद है जब सरकार की तरफ से तुम्हें सरकारी स्कूल बनाने का ठेका नहीं मिल रहा था, तो तुमने पैसे देकर वो टेंडर अपने नाम पर ले लिया था। तुम वो 5 साल पुराने टेंडर की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था। मेरी बेटियां शहर में पढ़ने जाती हैं और वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं गांव में रहने वाला इंजीनियर भला उनके सपनों को कैसे पूरा कर पाता? तो मैंने रिश्वत देकर वो टेंडर अपने नाम करवा लिया था। मगर किसी को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम आकर कहते हैं, अंकल, अगर आप वो टेंडर नहीं लेते तो आज हम जिंदा होते। बचाने के चक्कर में आपने घटिया मटेरियल का यूज किया, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बिना किसी वजह से ही टूट कर गिर गया। तू मरेगा, तेरे घर वाले तेरे मरने का तमाशा देखेंगे। उन आत्माओं की भीड़ में से 2 आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और हरिवंश को हवा में उल्टा लटका देती है। उल्टा लटका हरिवंश उनसे कहता है, मेरी गलती माफी लायक तो नहीं। आत्माओं की शक्ति से उल्टा लटका हरिवंश गोल गोल चक्री के जैसे घूमने